Students, we were discussing about the chapter 6, the three orders of the Roman society, in which we have read about the two orders already. The first order was the clergy, second was the nobility, and the third was the peasantry. सो स्टूडेंट्स, हमने दो ऑर्डर हमने डिस्कशन कर लिए हैं. इनके अंदर हमने नोबिलिटी पढ़ लिया है. जो क्लर्जी वाला था, क्लर्जी वाला हमने पिछले वाले वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया. दो वीडियोस हमने क्लर्जी पे देखे हैं, जिसके अंदर हमने मॉन्क्स, नन्स पढ़े हैं, हमने प्रीस्ट पढ़े हैं, हमने चर्च और सोसाइटी का रिलेशन पढ़ा है, जिसमें हम चर्च से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स थे जिन्होंने रिप्लेस कर लिया था किसको, जो लोकल जो सोसाइटी थी उनके जो फेस्टिवल्स को. तो जिसके अंदर क्रिश्चियन का बर्थ हो गया, ईस्टर हो गया, गुड फ्राइडे, हमने डिस्कशन किए थे. हॉलीडे क्या था कि सब वो हॉलीडे के दिन सब काम धंधा छोड़ के सेक्रेट प्लेस पे या कुछ सोशल वर्क्स के लिए इनके लिए सब वो वर्किंग करते थे. इस दिन इसलिए बोला गया होली, यानी अच्छा, डेज यानी अच्छे दिन, इसलिए वो होली से हॉलीडेज हो गया. ये सब कुछ हमने देख लिया. अब स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे द थर्ड ऑर्डर, पीजेंट्स, फ्री एंड अनफ्री. थर्ड ऑर्डर को बोला जाता है पीजेंट्री, जिसमें पीजेंट्स यानी खेती करने वाले लोग होते हैं. थर्ड ऑर्डर पीजेंट्स. सेकंड क्लर्जी, जिसमें प्रीस्ट हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, ये हो गए. और नोबिलिटी के अंदर सब लॉर्ड्स, नोबल्स, ये सब आ जाते हैं. लेट अस नाउ टर्न टू द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल. याद रखेंगे, क्लर्जी कुछ लोग ही बनते थे यानी कुछ लोग ही प्रीस्ट होते थे, कुछ लोग ही मॉन्क्स और नन्स बनते थे, ज़्यादा लोग नहीं बनते साधु. नोबल्स, राजा, कुछ लोग ही होते हैं, सब लोग राजा नहीं होते. सब लोग राजा तो सब वापस सब बराबर हो जाते हैं. तो कुछ लोग राजा होते हैं, कुछ लोग क्लर्जी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, पीजेंट्स, खेती करने वाले. हम भी देखते हैं कि कलेक्टर एक होता है, कलेक्टर के नीचे काम करने वाले क्लर्क्स 50 हो सकते हैं, लेकिन उन एक कलेक्टर के नीचे जो पॉपुलेशन काम कर रही है वो 5 लाख की पॉपुलेशन होती है. तो 5 लाख पॉपुलेशन पर एक कलेक्टर. वैसे इतनी सारी पॉपुलेशन में कुछ रूलर्स, कुछ क्लर्जीज होते हैं. बची हुई रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन एज द पीजेंट्री. तो हम डिस्कशन करेंगे तीन मेजॉरिटी ऑफ पीपल. Those who sustained the first two orders, cultivators, were of two kinds. जो बची हुई जनता थी वो दो से अलग थी, जिसमें आते हैं दो टाइप्स ऑफ के पीजेंट्स आते हैं, जिनको बोला जाता है फ्री पीजेंट्स और सर्फ. फ्री पीजेंट्स और सर्फ्स दो टाइप के कल्टीवेटर्स होते हैं. हमारी सोसाइटी में भी, अभी इंडिया में तो मिलेंगे खूब सारे टाइप के होंगे, लेकिन रोमन सोसाइटी की हम बात करें तो दो टाइप के कल्टीवेटर्स मिलेंगे. जो थर्ड है, पहला है फ्री पीजेंट्स और दूसरा है सर्फ्स, जिनको अनफ्री बोला जाता है. फ्री और सर्फ्स का मतलब हो जाता है फ्रॉम द वर्ब टू सर्व. जो सर्व करते हैं उनको बोला जाता है सर्फ. याद रखना है, सर्व करने वालों को बोला जाता है सर्फ. तो फ्री पीजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड. The men had to render military service at least 40 days every year. Peasants' family had to set aside certain days of the week, usually 3 but often more, when they could go to the Lord's estate and work there. The output from such labor, called labor rent, would go directly to the Lord. In addition, they could be required to do other unpaid labor services like digging ditches, गैदरिंग फायरवुड, बिल्डिंग फेंसेस एंड रिपेयरिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स. तो क्या बोला कि दो टाइप की हमको कैटेगरी बता दी गई है. कौन सी है? एक तो फ्री पीजेंट्स हो गए, दूसरे हैं सर्फ्स. फ्री पीजेंट्स हेल्ड देयर फार्म्स. फ्री पीजेंट्स होते हैं, उनके पास उनके फार्म्स होते थे एज टीनेंट्स ऑफ द लॉर्ड. टीनेंट्स का मतलब उनकी बदौलत उनको मिलते हैं. टीनेंट्स का मतलब उनकी फार्म उनके होते हैं, दिए जाते थे लॉर्ड द्वारा. उनको देता कौन था? लॉर्ड देता था. फार्म उनके होते थे, फार्म्स जो होते हैं, उनकी ज़मीन उनकी होती थी, दी जाती थी लॉर्ड के द्वारा. लॉर्ड उनको देता था.
द मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस, और जिनको ये दी जाती थी फ्री, जो पीजेंट्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता था, मिलिट्री सर्विस में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। साल में कम से कम 40 दिन तो सबको देना पड़ता था। 40 डेज एवरी ईयर, यानी लगभग 1.5 महीना उनको क्या करना पड़ता था, मिलिट्री के अंदर जाना पड़ता था। जो पीजेंट्स की फैमिलीज होती थी वो सेट असाइड सर्टेन डेज ऑफ द वीक, कुछ दिनों के लिए वो काम करती थी, 3 और कभी कभी ज़्यादा। और जब वो लॉर्ड के घर जाते थे, व्हेन दे वुड गो टू द लॉर्ड्स मैनर और लॉर्ड्स एस्टेट, वहाँ पर भी उनको काम करना पड़ता था। क्या काम करना, फायरवुड यानी लकड़ियाँ इकट्ठी करना, गड्ढे खोदना, डिचिंग डिगिंग डिचेज, गैदरिंग फायरवुड, बिल्डिंग फेंसेस, बिल्डिंग के अंदर जो ईंटें मलबा जो लगा है उनके अंदर काम करना है, कुछ बनाना, फेंसेस बनाना, रिपेयरिंग रोड्स, रोड को रिपेयर करना, बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग्स ख़राब है टूटी फूटी उनको ठीक करना है, सब किसका काम था, फ्री पीजेंट्स, जो लॉर्ड्स के टेनेंट्स के लिए उनको जब फार्म्स मिल गए थे। दे स्पन थ्रेड, स्पिनिंग करती थी वुमेन्स, और चिल्ड्रंस क्या काम करते थे, बिसाइड्स हेल्पिंग द फील्ड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड डू अदर टास्क, जो यह आदमियों का काम था, याद रखना आदमियों का काम था, लेबर सर्विस करना, खड्डे खोदना, फायरवुड गैदरिंग करना, उनके टूटे हुए रोड को ठीक करना, टूटी हुई जो बिल्डिंग्स हैं उनको ठीक करना, और ये बनाना, बिल्डिंग फेंसेस करना, ये सब करना किसका था, मेन का वर्किंग था, आदमी लोगों का। और उसके अलावा जो वुमन थी उनका क्या काम था, जो बच्चे थे उनका क्या काम था कि स्पन थ्रेड, जो स्पिनिंग जो होता है, स्पिनिंग व्हील होता है उसके ऊपर स्पन करना, क्या करना, थ्रेड को स्पन करना, और क्लॉथ का वीविंग करना, स्पन थ्रेड वूव क्लॉथ। देखना क्या काम करते थे बच्चे और वुमन, स्पन थ्रेड वूव क्लॉथ, मेड कैंडल्स, मोमबत्तियाँ बनाना, प्रेस्ड ग्रेप्स टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज़, और जो वाइन बनती है, ग्रेप वाइन, जो ग्रेप इससे जो बनती है वाइन, उसको क्या करना, बनाना, जो अंगूर को जब पीसा जाता है, प्रेस किया जाता है तो उससे जूस निकलता है, उससे बनती वाइन, प्रेस्ड ग्रेप्स प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज। देयर वाज वन डायरेक्ट टेक्स्ट कॉल्ड टेली। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों को एग्जाम्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय टेली, तो टेली क्या है, दैट किंग समटाइम इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स, किंग क्या करता था, एक पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाता था जिसको बोला जाता है टेली। द क्लर्जी एंड नोबल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग दिस, जो क्लर्जी होते थे और जो नोबल्स, ऊपर वाली जो 2 कैटेगरी है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, दोनों इससे बाहर थे, केवल ये पीजेंट्स को देना होता था, ओनली पीजेंट्स एक टैक्स देते थे, जो कौन लगाता था, किंग लगाता था। 2 टाइप के टैक्स हमने पढ़ लिए, टीथ और टेली, याद रखना 2 टाइप के टैक्स होते हैं, TITHE, टीथे, और टेली, TALLIE। टीथे तो लगाता था चर्च, एक सेकेंड, तो टीथे जो टैक्स था वो तो लगाता था चर्च, और जो टेली टैक्स था वो कौन लगाता था, रूलर या नोबल्स, किंग जो लगाता था। बस याद रखना, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स देयर। Tally was a type of tax which was imposed on the peasants by the ruler, and the 2 orders, the upper 2 orders, one is the there was 2 groups of the 2 orders of the society were exempted from this tax. One is the nobility and clergy, दोनों जो ऊपर की जो थी एंड जो सुपीरियर लोग थे उन लोगों को इस टैक्स से निकाल दिया, बेचारे पिसते कौन थे इसमें, पीजेंट्स लोग। तो पीजेंट्स के ऊपर 2 टाइप के टैक्स लगते थे, टीथ वॉज इम्पोज्ड बाई चर्च, और टेली वॉज इम्पोज्ड बाई द किंग। टीथ कौन लगाता था, टीथ वॉज ए टाइप ऑफ टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड बाई द चर्च, and tally was a type of tax which was imposed by the ruler। ये 2 टीथे और टेली। they also had work on the land which belonged exclusively to the lord। अब वो अपनी ज़मीन जो उनको लॉर्ड दी उस पर तो खेती करेंगे, साथ ही साथ जो लॉर्ड की जो ज़मीन है उसके ऊपर भी उनको काम करना पड़ता था। they receive no wages and could not live
द एस्टेट विदाउट द लॉर्ड्स परमिशन। उन लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता था, लॉर्ड की ज़मीन बेगारी जिसको हिंदी में बोला जाता है, यानी बिना काम के बिना पैसे के किया जाने वाला काम क्या होता है, बेगारी। तो वो क्या करते हैं कि बिना पैसे के उनको लॉर्ड की ज़मीन पे काम करना पड़ता था, उनको कोई वेजेस नहीं मिलते थे, और जब भी ये इस जगह को छोड़ सकते जब क्या होता था, जब लॉर्ड उनको परमिशन दे सकता था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। द लॉर्ड क्लेम्ड ए नंबर ऑफ मोनोपोलीज एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सर्व्स। मोनोपोलीज यानी उसके कुछ एकाधिकार थे, किसके ऊपर, एक्सपेंसेस ऑफ सर्फ, यानी उसके जो सर्फ होते हैं, उसके जो पाले हुए, मान लो कि ऐसे नौकर हैं जो उनके बंधे हुए हैं, बंध जाते हैं, अनफ्री, जिनको कोई फ्री नहीं है, बंधे, ये लोग फ्री थे, जो फ्री पीजेंट्स थे, अपनी ज़मीन पर जा सकते थे, अपनी ज़मीन पर खेती करते थे, अपने घरों में रहते थे, और जब उनके लॉर्ड के घर जाते थे तो उनको ये काम करने पड़ते थे, बट दे वर फ्री। लेकिन जो सर्फ होते थे उनके ऊपर मोनोपोलिस थी, उनका खुद एकाधिकार, राइट था, किसका, रूलर का, सर्फ लॉर्ड का। सर्फ कुड यूज़ ओनली देयर लॉर्ड्स मिल्स टू ग्रिंड देयर फ्लोर, यानी सर्फ के लिए क्या क्या कंडीशंस थी कि वो अपने राजा की जो चक्की है उसी में अपना आटा पीस सकते थे। याद रखना, क्या अपना जो राजा है उसकी चक्की में ही आटा पीस सकते थे। लॉर्ड्स मिल टू ग्रिंड देयर फ्लोर, हिज ओवन टू बेक देयर ब्रेड, अपनी रोटी को उनके ओवन में पकाना, उनके गैस में ही पकाना है। एंड इज वाइन प्रेस टू डिस्टिल वाइन एंड बियर, और इतने बंधे हुए थे कि उन्हीं की रोटी में, उन्हीं के उसमें उनको खाना अपना आटा पीसना है, उन्हीं की भट्टी में उनको आटा अपना खाना बनाना, और उन्हीं की जो मशीन है वाइन प्रेस जो है, वाइन प्रेसेस टू डिस्टिल वाइन एंड बियर, अपनी वाइन और बियर बनाने के लिए उन्हीं के वहाँ पर काम करना है। द लॉर्ड कुड डिसाइड whom a सर्फ शुड मैरी, एक लॉर्ड होगा वही डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ शादी करेगा, और माइट गिव इज ब्लेसिंग टू द सर्फ्स चॉइस, और क्या करेगा, और माइट गिव इज ब्लेसिंग टू सर्फ चॉइस, और कभी अगर मान लो कि उसको किसी सर्फ को कोई पसंद है, कोई फीमेल है या कोई मैन है, उसको कोई वुमन पसंद है, और कोई वुमन है उसको कोई मैन पसंद है, तो उस जो लॉर्ड होगा वो उसको परमिशन दे सकता था, माइट गिव इज ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग दे सके, बट ऑन पेमेंट ऑफ फी, और इसका भी वो क्या लेता था, पैसा लेता था। देखो कितना उन्होंने अपने, दे कहते कि हम लोग, अब हम जब पढ़ेंगे तो ब्रिटिश इंडिया जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ब्रिटिश जो आता है 1857 रिवोल्यूशन, उसमें ब्रिटिशर्स लोग अपने आप को बताते कि वी आर काइंड पीपल, हम बहुत महान लोग हैं, तुम्हारी महानता यहाँ दिखती है। रोमन एम्पायर से निकले हुए क्रिश्चियंस लोग हैं, रोमन एम्पायर के लोग हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो लॉर्ड्स जो थे, अपने जो अनसर्फ जो सर्फ थे, यानी कि जो अनफ्री लोग थे, उनके साथ वो कैसा बिहेव करते थे। उन लोगों को उन्होंने इतना बाउंड कर रखा था कि वो उनके आटे में अपना, उनकी चक्की में अपना आटा पीसेंगे, उन्हीं की जो ओवन है उसमें अपना रोटी बनाएंगे, अपना ब्रेड बेक करेंगे, और तीसरा उन्हीं की जो मशीन है उसमें अपना बियर और वाटर। अब उनको मान लीजिए कैसा आटा मिलता होगा, उनको भट्टी कैसा मिलता होगा, ये सब कुछ उनके ऊपर ये बाउंडेशन थी कि वो अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकते, एक लॉर्ड डिसाइड करेगा कि उसे किसी के साथ शादी करनी है। और मान लीजिए किसी को पसंद है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ, और दोनों के बीच में, तो लॉर्ड से जब परमिशन लेंगे तो लॉर्ड उनको परमिशन देता था, ब्लेसिंग देता था, और ब्लेसिंग के बदले में भी पैसा लेता था कि मैं तुमको परमिशन या ब्लेसिंग तभी दूंगा जब तुम मुझे पैसा दोगे। ये है वहाँ पे चोरवाड़ा, ये सब हमको पढ़ना है। इंग्लैंड, फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी। इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, अब हमने तीनों सोसाइटी पढ़ ली, हमने देखा था कि सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उसके बाद हमने देखा फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के हमने देखे थे। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि फ्रांस क्या है, तो जर्मन की एक ट्राइब थी फ्रैंक, जिन्होंने क्या किया, गॉल, GAUL करके एक जगह है जहाँ पर उन्होंने अटैक किया, द गॉल, वहाँ पर अटैक किया, एक आइलैंड था उसके ऊपर अटैक किया, और वहाँ पर फ्रैंक जो जर्मन जो ट्राइब थी उसने अटैक किया, इसलिए उस जगह का नाम बन गया फ्रांस, और वहाँ रहने वाले लोग क्या बन गए, फ्रेंच। और फिर क्या हुआ, वहाँ से एक चैनल को पार करके मिलती है, क्या नाम उस जगह का, एक आइलैंड था छोटा, उसके ऊपर क्या किया, ड्यूक था, कहाँ का, बुरगांडी का ड्यूक था, उसने सीधा अटैक किया वहाँ पे, और वहाँ का इंग्लैंड एस्टेब्लिश किया। फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द 11th सेंचुरी। जो फ्यूडलिज्म है हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन मैंने ये भी दिया था आप लोगों को, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूडलिज्म, तो फ्यूड यानी एक ज़मीन का टुकड़ा और उसका मालिक हो गया फ्यूडल। तो फ्यूडलिज्म इंग्लैंड में डेवलप होता है 11th सेंचुरी से। द एंजल्स एंड द सैक्सॉन्स फ्रॉम सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी। एंजल्स एंड सैक्सॉन्स, एंजल्स और सैक्सॉन दो टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल है
ग्रुप ऑफ पीपल है कौन, एंजल्स एंड सेक्सॉन्स। वो लोग कहाँ रहने लगे 6th सेंचुरी के अंदर, देखो द एंजल्स एंड द सेक्सॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इन द इंग्लैंड इन 6th सेंचुरी। इंग्लैंड में 6th सेंचुरी में वो लोग रहने लगे। अब एंजल्स लोग रहने लगे तो एंजल्स का लैंड हो गया, तो एंजल्स से लैंड से क्या हो गया, एंजल लैंड से, एंजल लैंड से क्या बन गया, इंग्लैंड। इंग्लैंड इज़ ए वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड। वहाँ पर एंजल्स लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, एंजल्स, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया एंजल लैंड, और एंजल लैंड नाम पड़ गया तो इसको क्या बोल दिया गया, इंग्लैंड। एंजल लैंड इज़ वेरिएंट ऑफ इंग्लैंड। इन द 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मांडी, नॉर्मांडी का ड्यूक था विलियम, उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया विथ एन आर्मी एंड डिफीटेड द सेक्सॉन्स एंड किंग ऑफ इंग्लैंड। जो सेक्सॉन्स था, इंग्लैंड का किंग था, उसको निपटाया, उसको डिफीट किया। फ्रॉम दिस टाइम फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वॉर बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट टू ओवर टेरिटरी एंड ट्रेड। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर चल रहा था, क्यों, टेरिटरी और ट्रेड के लिए। फ्रांस और इंग्लैंड हमेशा एक दूसरे के क्या रहे हैं, दुश्मन रहे हैं। नॉर्मांडी द प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज डिसेंडेड फ्रॉम विलियम फर्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रेजेंट के अंदर जो क्वीन या जो किंग होता है, क्वीन जो है वो क्वीन है या राजा है, जो किसके डिसेंडेंट्स हैं, तो विलियम फर्स्ट करके एक आदमी था, उसके डिसेंडेंट्स है। नॉर्मांडी का ड्यूक था, उसने एस्टेब्लिश किया। एंजल्स और सेक्सॉन्स जो आए थे वो लोग नहीं हैं, सेंट्रल यूरोप से जो लोग आए थे वो लोग नहीं हैं, उनका तो उनको हरा दिया किसने, नॉर्मांडी का जो ड्यूक था उसका नाम था विलियम फर्स्ट। उसने सेक्सॉन्स जो थे वहाँ के राजा को हराया और अपना रूल एस्टेब्लिश कर दिया। इसलिए जो अभी वहाँ पर जो क्वीन एंड जो किंग है वो किसके डिसेंडेंट्स हैं, दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द विलियम फर्स्ट। आगे चलते हैं। देखो हेवर कैसल इंग्लैंड इन 13th सेंचुरी, कैसल बना था। कैसल क्या होते हैं, याद रखना, कैसल्स होते हैं, हम अभी डिस्कशन करेंगे। कैसल्स बनाए जाते हैं वॉर के लिए, जैसे हमारे किले बनते हैं ना, किलों को इंग्लिश में कैसल्स, जैसे चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, गढ़ हैं, किले हैं, दुर्ग हैं, हिंदी बोल, इनको बोला जाता है कैसल्स। जो फोर्ट होते हैं इनको इसीलिए बनाया जाता है। कैसल्स छोटे होते हैं, फोर्ट बड़े होते हैं। कैसल्स में केवल नाइट वाले लोग, नाइट KNIGHT, जो नाइट ग्रुप है वही लोग रहते थे। कौन रहते थे कैसल्स में, नाइट कौन थे, एक टाइप ऑफ वर्ग जो इमर्ज हुआ था, ए टाइप ऑफ ए फाइटिंग ग्रुप विच वॉज इमर्ज्ड इन द 10th सेंचुरी इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में 10th सेंचुरी में एक ग्रुप ऑफ फाइटिंग पीपल, फाइटर्स या सोल्जर्स का एक ग्रुप ऑफ इमर्ज हुआ था, उसको बोला गया नाइट। अब नाइट लोग कहाँ रहेंगे, अब घर में तो रहेंगे नहीं, उसके लॉर्ड के मैनर में तो नहीं रहेंगे, वहाँ ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका जो एरिया होता था, जहाँ पर टेरिटरी होता था, उनकी बाउंड्रीज़ के ऊपर कैसल्स बना के उसमें उनको रहना होता था, वहाँ पर उनकी सेना रहती थी, सब कुछ रहते थे। विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन सेक्शन टू 180 नॉर्मन नोबल्स हु हैड माइग्रेटेड विथ हिम। उसने क्या किया, जो विलियम जो फर्स्ट था उसने 180 इंग्लैंड को क्या किया, 180 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विलियम फर्स्ट था उसने कितने पार्ट्स में इंग्लैंड को डिवाइड किया, 180 में, और 180 में डिवाइड करने के बाद उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन सेक्शन। नॉर्मांडी के जो नोबल्स आए थे उसके साथ, नॉर्मन जो लोग थे, क्योंकि नॉर्मांडी से वो राजा था विलियम फर्स्ट, अब वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके आएगा, अकेला तो लड़ेगा नहीं, वन मैन आर्मी तो नहीं, अपने साथ कुछ आर्मी, कुछ नोबल्स लेके आया। तो नोबल्स के जो 180 नोबल्स थे, नॉर्मन नोबल्स, उसके अंदर उसने इंग्लैंड को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि तुम ये लो, तुम ये लो, तुम ये लो, ये लो, ये लो, तो 180 नोबल्स में उसने डिवाइड कर दिया। इट द लॉर्ड्स बिकेम द चीफ टेनेंट्स ऑफ द किंग, ये इनके चीफ टेनेंट्स हो गए, किंग हो गए। एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम मिलिट्री हेल्प, जो राजा था उसको मिलिट्री हेल्प करने के लिए उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती थी। दे वर ओब्लाइज्ड टू सप्लाई सर्टेन नंबर ऑफ नाइट्स ऑफ टू द किंग, उनके पास, हर एक के पास कुछ फिक्स नंबर होने चाहिए कि मेरे पास इतने नाइट्स हैं जो मैं राजा की सेवा के लिए करूँगा। उनसे राजा से मिलिट्री हेल्प मांगता था, राजा
इनको इतनी सारी संपत्ति दे दी तो उनसे भी कुछ डिमांड करेगा। इतना सारा उनको वेल्थ दे दिया, इतना सारा टेरिटरी रूलिंग के ले दिया, तो उनसे क्या डिमांड करता था? मिलिट्री हेल्प चाहता था। अब मिलिट्री हेल्प के लिए लोग कौन से होते हैं? नाइट्स होते हैं। तो हर एक जो नॉर्मन जो नोबल था टीनेंट्स बन गए, यानी उसके राजा ने जो ज़मीन दी उसके, इसको हिंदी में बोला जा सकता है जागीरदार हो गए, यानी कि उन्होंने, राजा ने उनको ज़मीन दी है, उसके ऊपर रूलिंग करना, वहाँ से टैक्स कलेक्शन करना, उस पर एग्रीकल्चर करना, सब उनके हाथ में। अब राजा ने उनको रहने खाने के लिए दिया तो वो राजा को कुछ हेल्प देंगे तो मिलिट्री हेल्प देते थे, और मिलिट्री हेल्प में क्या देते थे? नाइट्स देते थे। तो हर एक नोबल या एक लॉर्ड को एक फिक्स नंबर ऑफ नाइट्स अपने पास रखने पड़ते थे, जो कभी राजा को ज़रूरत पड़ने पर देने दिए जा सकते। दे कुड नॉट हाउएवर यूज़ देयर नाइट्स फॉर प्राइवेट वारफेयर। वो अपने जो नाइट्स होते तो अपने प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं रख सकते थे, विच वॉज फॉरबिडन इन इंग्लैंड। एंग्लो सेक्सन्स पीजेंट्स बिकम टेनेंट्स ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ। जो एंग्लो सेक्सन्स जो लोग पुराने थे, यानी पुराने लोगों पे अटैक किया उन्होंने, एंग्लो सेक्सन्स तो वहाँ के लोकल लोग थे, उनके ऊपर नॉर्मांडी के लोग आए, अटैक किया, तो वो लोग क्या बन गए? उनके लैंड होल्डर्स के पीजेंट्स बन गए, बस और कुछ नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। अब सोशल और इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे उनको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट किए हैं, उन फैक्टर्स को हमको डिस्कशन करना है। वाइल मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू ऑर्डर्स so the social system is stable and unchanging, there were several processes which were transforming the system. Some of these, such as changes in the environment, were gradual and almost imperceptible. Others were more dramatic, like the changes in agriculture, technology and land use. These in turn were shaped by, had an effect on the social and economic ties between the lords and vassals. Let us examine this process by one. क्या हुआ कि खूब सारे ऐसे फैक्टर्स आए जिन्होंने सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस किए। हम लोग सोचते हैं कि ऊपर दो वाले लोगों के बीच में तो कोई चेंज है नहीं, क्लर्जी लोगों को मतलब लेना देना ही था, उनको चर्च के पास उनके पास टैक्स आता था, बड़े बड़े उनके पास मोनोपोलिस थे, और रूलर्स के तो अंडर में नाइट्स काम कर रहे हैं, नोबल्स काम कर रहे हैं, फिर उनके नीचे पीजेंट्स काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आएंगे। बट जो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल में चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, तो उन्होंने खूब सारे चेंजेस किए। उनको हम इकोनॉमिक और सोशलिटी के अंदर हम देखते हैं, उन चेंजेस को देखते हैं। द एनवायरमेंट। फ्रॉम द 5th to 10th century मोस्ट ऑफ यूरोप वाज कवर्ड विथ वास्ट फॉरेस्ट। 5th से लेकर 10th सेंचुरी, 5 से लेकर 10, 5th से लेकर 10th सेंचुरी तक क्या हुआ? जो मोस्ट ऑफ द यूरोप जो था वो किससे भरा पड़ा था? वास्ट फॉरेस्ट, बहुत दूर दूर तक जंगल थे। दस द लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड। अब बड़े बड़े जंगल है तो वहाँ पर खेती कैसे करेंगे? जंगलों के अंदर क्या होती है? बहुत अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं, अलग अलग टाइप के बड़े बड़े पेड़, बिग बिग ट्रीज़, और बहुत बड़े बड़े पेड़, अलग अलग झाड़ियाँ वगैरह। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए प्लेन चाहिए, मैदान चाहिए, फील्ड चाहिए, वहाँ पे जंगल नहीं चाहिए, तो वहाँ पर खेती करने के लिए जगह नहीं थी। ऑल्सो पीजेंट्स डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन कुड फ्ली फ्रॉम ऑपरेशन एंड टेक रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट। और जो वहाँ के जो काम करने वाले पीजेंट्स थे वो भी डिससेटिस्फाइड थे, किससे? विद देयर कंडीशन कुड फ्ली फ्रॉम ऑपरेशन एंड टेक रिफ्यूज इन द फॉरेस्ट। यानी कुछ लोग उधर से चोरी चकारी करके आते थे, रिफ्यूजी बन के उन जंगलों में रहने लग जाते थे, छिपे हुए लोग रहते थे। यूरोप वाज अंडरगोइंग एन इंटेंसिवली कोल्ड क्लाइमेटिक स्पेल इन दिस पीरियड। अब क्या हुआ कि 5th तो इतना सारे जंगल तो हो गए, जंगलों में खेती पॉसिबल नहीं है, और पीजेंट्स लोग भी क्या डिससेटिस्फाइड है, प्लस उनके साथ तीसरी क्या, एनवायरनमेंट कहाँ इफेक्ट कर रहा है देखना है। अब क्या हुआ कि इस टाइम 5 से 10 जो थी 5th to 10th सेंचुरी, इसमें क्या होता है कि लोग इसमें 5th to 10th सेंचुरी के अंदर जो एरिया था उस समय क्या होता है, इंग्लैंड में बहुत तेज़ बर्फ़ होती है। इंग्लैंड जो होता है वहाँ पर बर्फ़ बहुत गिरता है, स्नोफॉल बहुत होता है, अभी भी बहुत 6 महीने तक लगभग स्नोफॉल चलता है। तो इंटेंसिवली कोल्ड क्लाइमेटिक स्प्रेड, ये देखिए, intensively cold climatic spell in this period. This led to severe and prolonged winters, a shortened growing season for crops. अब क्या हुआ? अब मान लीजिए आपके पास 12 महीने, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, स्क्रीन पे देखना, आपके पास 12 महीने हैं, 6 महीनों तक सर्दियाँ पड़ी है, बचे हमारे पास 6 महीने,
ये तो 6 महीने तो परमानेंट सर्दियों के, इनमें से 3 महीना जो होता था उसमें एक्स्ट्रा स्नोफॉल होता था। तो हमारे पास कितने बचे? 3 महीने बचे। अब इन 3 महीनों में रिमेनिंग 3 मंथ्स के अंदर क्या करना पड़ेगा? इनको एग्रीकल्चर करना। तो एग्रीकल्चर के लिए कितने मिले हैं? 3 महीने। 12 से कितने रह गए? 3। जहाँ अगर हम एग्रीकल्चर करें तो 4 जहाँ फसलें या 3 फसलें, जहाँ 3 टाइप्स, हम 3 सेशन ले सकें क्रॉप्स कल्टीवेशन का, वो हमारे पास 1 सेशन मिल रहा है। तो यहाँ कम हो गया। 3 रीजन्स हमने देखे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में थोड़ी इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों थी। पहला क्या होता है? फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है। दूसरा, जो पीजेंट्स है वो डिससेटिस्फाइड है। और तीसरा क्या है? वहाँ पर विंटर सीजन बहुत लंबा चलता है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है। दिस लेड टू सेवर एंड प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स, ए शॉर्टेंड ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप्स एंड रिड्यूस द यील्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम द 11th सेंचुरी। 5 से 10 तक क्या हुआ कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि 11th सेंचुरीज़ के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फ्रॉम द 11th सेंचुरी यूरोप एंटर्ड ए वार्म फेज। अब क्या होता है? गर्मी आती है। आज ठंड है, कल गर्मी है, तो 4 दिन की चांदनी वाला तौल है कि 50 to 10 सेंचुरी फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा है, पीजेंट डिससेटिस्फाइड है, और बहुत लंबे समय तक सर्दियाँ पड़ती है, लगभग 9 महीने सर्दियाँ, 3 महीने उनको गर्मी मिलती है, तो एक फसल। अब गर्मी होती है 11th सेंचुरी। 5 साल बाद क्या होता है? 11th सेंचुरी में एक वार्म फेज आता है, गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट होती है। तो उन गर्मियों के अंदर क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्रॉप्स यानी खेती करने के लिए टेम्परेचर, सूर्य जो सन की आवश्यकता होती है, सनलाइट की, तो एग्रीकल्चर बढ़ा। पीजेंट्स नाउ हैड ए लॉन्गर ग्रोइंग सेशन। अब उनके पास लंबा टाइम मिल गया। पहले छोटा टाइम मिल रहा था 3 महीने, अब 6 महीने मिल गए, 9 महीने मिल गए। एंड द सॉइल नाउ लेस सब्जेक्टेड टू फ्रॉस्ट कुड बी मोर इजीली प्लग। अब क्या हुआ कि पानी में पड़ी रहने से, कंटिन्यू बर्फ़ में रहने से क्या हुई? ज़मीन हल्की हो गई। पानी की वजह से क्या हो गई? फ्रॉस्ट भुरभुरी हो गई, बिल्कुल ईजी उसके अंदर खेती। अगर मान लो कहीं की ज़मीन बहुत टाइट है, तो हम जो प्लगिंग करते हैं, हल चलाते हैं, तो क्या होता है? बहुत मुश्किल से खींचना पड़ता है, ज़मीन उखड़ती नहीं। अगर टाइट ज़मीन है तो उखड़ेगी नहीं, बट जहाँ हल्की, बिल्कुल जिसको बोला जाता है पोली यानी बिल्कुल भुरभुरी हल्की फुल्की ज़मीन है, तो सीधा अंदर डाला और अंदर तक खींच ले सकते हैं हम उसको हल से। तो ऐसी हो गई फ्रॉस्ट एंड कुड बी मोर इजीली प्लग्ड। एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस हैव नोटेड दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रिसीडिंग ऑफ द फॉरेस्ट लाइन इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप। फिर क्या हो गया? जो फॉरेस्ट की लाइन थी वो भी धीरे धीरे कम पड़ने लगी। दिस मेड एक्सपांशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टीवेशन पॉपुलेशन। 5 से 10 कोई कल्टीवेशन बहुत कम है, फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, और एनवायरनमेंट ठंड बहुत है, तो एनवायरमेंटल से इफ़ेक्ट पड़ता है। बट क्या होता है बाद में 11th सेंचुरी में क्या हुआ कि वार्म फेज़ आया, गर्मी पड़ने लगी, तो यूज़ हो गया। फॉरेस्ट भी लाइन कम होने लगी, फॉरेस्ट के अंदर भी चेंज होने लगे, तो कल्टीवेशन का जो एरिया था वो एक्सपांशन हुआ। अब लैंड का यूज़ कैसे होता है? इनिशियली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज वेरी प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुरानी थी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। द ओनली मैकेनिकल एड अवेलेबल द प्रेजेंट वाज वुडन प्लग। लकड़ी का हल होता था उन लोगों के पास। कौन सा? लकड़ी का हल, ओनली वुडन प्लग। लकड़ी के हल से वो ज़मीन को खोदते थे, और ज़मीन मान लो कहीं टाइट है तो वो भी पॉसिबल नहीं। ड्रॉन बाई ए टीम ऑफ ऑक्सन, बैलों को लेके, पुराना जैसे इंडिया में हम देखते हैं ना, गाँवों के लोग बैलों के कंधों पर हल लगा के उसको खेत को जोत रहे हैं, वैसा ही वुडन प्लग से। The plug could at best scratch the surface of the earth and was unable to fully draw on the natural productivity of soil. Agriculture was therefore very labor intensive, यानी बहुत ज़्यादा लेबर लगता था एग्रीकल्चर में, क्योंकि 2 लोग मिलके खेत को जोत रहे, बड़े बड़े खेत हैं, प्लस उनको लोड के खेत के ऊपर भी एग्रीकल्चर करना है, अपने खेतों पर भी करना है, तो बहुत ज़्यादा लेबर यूज़ होता था। फील्ड्स हैड टू बी डग बाई हैंड, और कभी कभी जो खेत होते थे उनको हाथों से खोदना पड़ता था, ऑफन वंस इन 4 years। अब हाथों से खोदने से क्या फ़र्क पड़ता है? हल के खोदने, और हम तो कहते हैं कि सर हम उसको हल से भी खोद सकते थे, वी कैन डिग द लैंड बाय द प्लग। वाई इट इज़ नेसेसिटी ऑफ द हैंड डिगिंग? हाथ से खोदने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ती है
कि अगर हम हाथ से खोदेंगे तो बहुत गहरा खोद सकेंगे। हल होता है जो ऊपर ऊपर से खोदता है। अगर ज़मीन टाइट है, सॉइल जो है वो बहुत टाइट है, तो वो ऊपर ऊपर से खोद के निकलेगा। लेकिन जब हम उसको हाथ से खोदेंगे तो अंदर तो खोदना पड़ेगा, इसलिए उसको हर 4 साल में पूरे खेतों को हाथ से खोदना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा लेबर लगता था। ऑल्सो एन इनइफेक्टिव मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज़। और कोई जो क्रॉप का रोटेशन होता है कि इस महीने हमने इस बार गेहूँ बोया तो इस बार कपास उगाएंगे, इस बार कपास है तो गन्ना उगाएंगे, ये जो रोटेशन होता है जिसको क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, वो अच्छा नहीं था। द लैंड was divided in half. One field was planted in autumn and with winter wheat, while the other field was left fallow. Rye was planted on this piece of fallow land in next year, while the other half was put to fallow. क्या होता था कि खेत है वो 2 साल में एक बार, 1 साल में एक फसल करते थे वो लोग। अब वो भी कैसे करते थे कि मान लो एक पूरा खेत, आपको ड्रॉ करके मैं बताता हूँ, आप स्क्रीन पर देखना, एक पूरा अपना खेत है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर कैसे उनकी सोशल और एग्रीकल्चर। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा फील्ड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इसको फर्स्ट ईयर में इसको क्या किया इन्होंने, इसको खेती की, जिसके अंदर उन्होंने क्या उगाया, वीट। और नेक्स्ट ईयर इन द सेकेंड ईयर उन्होंने क्या किया, इसको खाली रखा, इसको उगाया। फर्स्ट ईयर में इसको खाली रखा, इसको उगाया, इसमें उगाई राई, RY, राई जो होती है ना, उसको उगाया। तो राई को उस समय उगाया उन्होंने कि फर्स्ट ईयर उन्होंने वीट उगाया, तब आधे खेत को खाली रखा। सेकेंड ईयर जब उगाए तो फर्स्ट वाले को खाली रखा। तो जो क्रॉप रोटेशन था बहुत अच्छा नहीं था। एग्रीकल्चर टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं 3 ऑर्डर्स के टाइम पे, याद रखना एग्रीकल्चर टेक्निक्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछता ही हूँ मैं। Next year, while the other half was put to fallow, with this system the soil slowly deteriorated. The famines were not uncommon. अकाल जो होते थे बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं थे, कभी भी पड़ सकते थे, और सॉइल धीरे धीरे ख़राब होती जाती थी। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन अल्टरनेटेड विद डेवेस्टेटिंग। और माल न्यूट्रिशन यानी जो ज़मीन के अंदर जो होता था न्यूट्रिशन ख़त्म होता जाता था, क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी होना, अल्टर्न विद द डेवेस्टेटिंग फेमिन्स एंड लाइफ वाज डिफिकल्ट फॉर द पुअर। और क्योंकि ज़मीन से अब खेती हो नहीं रही, अकाल के अंदर तो होता था जो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था, जो पुअर लोग थे उनके लिए उस समय जीना बहुत मुश्किल होता। लाइफ वाज डिफिकल्ट फॉर द पुअर। Despite these hardships, the lords were anxious to maximize their incomes. Since it was not possible to increase output from the land, the peasants were forced to bring under cultivation all the land in the manorial state and spend more time doing this than they were legally bound to do. अब क्या हो रहा है कि फिर भी जो लॉर्ड्स थे उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। भूख नहीं मिटती है ना, भूख जो होती है ना, उनकी पैसों की भूख है, वो ख़त्म नहीं थी। तो क्या किया उन लोगों ने, अब देखिए, सोचिए आप कि कंडीशंस हमको देखनी। पहली कंडीशन हमने पढ़ी है ज़मीन के ऊपर, वाम तो अलग आ गया कि 11वीं सेंचुरी में वाम फैसे जाएगा तो खेती होगी। अब खेती करेंगे कैसे ये देखना होगा। तो वो क्या करते थे, ज़मीन होती थी उसके पास एक ही उनके पास औजार होता था, क्या है, वुडन प्लग। वुडन प्लग से खोदेंगे, बैलों की जोड़ी से खोदेंगे, और ज़मीन टाइट थी तो वो ऊपर से खोद पाते थे। अब ऊपर से खोद पाते तो उनको हर 4 साल में उसको हाथों से खोदना पड़ता है। हाथों से खोदने के लिए लेबर बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और उनका जो रोटेशन जो था, क्रॉप का जो रोटेशन था वो बहुत बुरा था। आधे साल इस खेत को खाली रखा तो इसमें गेहूँ बोए, आधे साल उस खेत को खाली रखा तो इसमें राई बोई। तो 1 साल के अंदर एक फसल, अगले साल में 2 साल में 2 फसल करते थे। और कभी मान लो अकाल पड़ गया, फेमिन्स आ गया, तो व्हेन द फेमिन्स वर इन द सोसाइटी में क्या हुआ, फेमिन्स यानी अकाल पड़ गए, तो क्या हुआ, 1 साल मान लीजिए इस साल अकाल पड़ा और इस साल आपने गेहूँ उगाए, कुछ पानी नहीं बरसा, कुछ नहीं हुआ, गेहूँ खराब, 1 साल पूरा खत्म, अगले साल राई हो गई। 1 साल का जो टैक्स है वो उनको देना पड़ेगा। टेली वॉज गिवन बाय द पीजेंट टू द लॉर्ड, टेली उनको देना पड़ेगा, लॉर्ड को देना पड़ेगा, टैक्स उनको देना पड़ेगा। और अब जो लॉर्ड्स हैं उनको भी भूख है उनको पैसों की, तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया। अपनी इनकम बढ़ाना चाहते तो उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना चालू कर दिए। अब टैक्स बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि कल्टीवेशन बढ़ाओ। तो फेमिन्स के अंदर क्या होता था, उन लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। पुअर लोग जो होते हैं ना, गरीब हमेशा पिसता है। तो गरीब जो इंसान होता है वो क्या होता है, हमेशा पिसता है। तो उस समय फेमिन्स में उनके पास माल न्यूट्रिशन, पैसा नहीं था, खाने पीने के लिए नहीं होता है। प्लस उनको अपनी
इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते थे, लॉट्स लोग उनको बोलते खेती करो खेती करो। अब मान लो किसी को बोला गया कि यू शुड डू, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू कल्टिवेशन फॉर द 8 आवर्स, 8 घंटे का उनका बाउंडेशन, उनसे 12-12 घंटे काम करवाए जा रहे हैं। तो ये सब उनके साथ कंडीशंस था। बचा हुआ पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कशन के अंदर, मैनोरियल एस्टेट एंड द स्पेंड मोर टाइम, उनको मैनोरियल एस्टेट में बहुत काम करना पड़ता था, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। द पेजेंट डिड नॉट गो क्वाइटली टू ऑपरेशन, और वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा क्या कि कह दिया तो झुकने हैं तो झुकते नहीं थे। पीजेंट्स भी थोड़े खुददार आदमी थे, आत्मनिर्भर थे, तो उन्होंने बोला कि हम झुकेंगे नहीं। वो क्या करते थे, रेबेल करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। वो प्रोटेस्ट क्या थे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मीट यू नेक्स्ट क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, 15 सब्सक्राइबर हैं, शर्म आनी चाहिए। स्टूडेंट्स मेरे टोटल मिला के 50 स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 50 तो सब्सक्राइबर होने चाहिए। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर ठीक है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आप अपना कार्य करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच।